विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही थी कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने बड़ा झटका दे दिया। प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया और महाराष्ट्र की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इधर शिवसेना गुट ने सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही 22 में से 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। उद्धव गुट का दावा है कि उनकी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात पूरी हो गई है। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। उद्धव गुट के रुख ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सांगली, धारावी और भिवंडी सीट को लेकर एमवीए में बातचीत चल रही थी। ऐसे में उद्धव गुट का उम्मीदवार घोषित करना ठीक नहीं है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट को भी लेकर बवाल मचा हुआ है। उद्धव गुट ने यहां से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है। यहां से कांग्रेस नेता संजय निरुपम को टिकट मिलने की उम्मीद थी। अब वो उद्धव गुट के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साध रहे हैं। कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां, 5 साल घर पे बैठेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तो फाइनल हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की अंदरूनी बगावत से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में मतदान के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। अखिलेश यादव ने रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को उतारा तो आजम खान की करीबी आसिम रजा ने भी यहां नामांकन भर दिया। यही स्थिति मुरादाबाद में भी देखने को मिली। मुरादाबाद में कल समाजवादी पार्टी की तरफ से एसटी हसन ने नामांकन तो भरा, लेकिन आज आजम खां की करीबी रुचि वीरा ने भी यहां से नामांकन भर दिया और समाजवादी पार्टी का टिकट भी मिल गया। रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कर। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच मची हुई है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, जिसकी वजह से पेंच फंस गया है। सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की फांस निकल पाएगी? विपक्षी पार्टियों की ये तकरार कार्यकर्ताओं और समर्थकों को क्या संकेत दे रही है? उद्धव ठाकरे और तेजस्वी के चुनाव पैतरे क्या गठबंधन में कांग्रेस के रोल को कम करने की कोशिश है? और चुनाव के इतने पास पार्टियों की ये कलह वोटरों की दुविधा और नहीं बढ़ाएगी क्या? संजय कन्हैया, पप्पू, एसटी हसन, बीमा भारती, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसने इस वक्त पेंच फंसा दिया है। झगड़े हैं, पर्दे के पीछे की लड़ाई अब चौराहे पे। महाराष्ट्र हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, तीनों जगहों पे दिन भर यही चलता रहा, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। एक ही पार्टी से, एक ही गठबंधन से पहले एक ने पर्चा भरा, फिर पता लगा नहीं दूसरा भी आ गया पर्चा लेके। कई सारे खेल इसमें होते रहे। महाराष्ट्र में संजय निरुपम सड़क पे उतर आए और उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, खिचड़ी चोर के लिए कौन प्रचार करेगा। वो यूबीटी के एक प्रत्याशी के बारे में कह रहे थे। यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस इससे नाराज़ है। कांग्रेस को तो बिहार में भी भाव नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से, तो वहाँ बीमा भारती को टिकट मिल रहा है जेडीयू आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस की दुविधा है, फाइट नहीं कर पा रही। यहाँ संजय निरुपम जी फाइट कर रहे हैं, वहाँ भी नाराज़गी है। उत्तर प्रदेश में लेकिन सबसे दिलचस्प मामला हुआ, एसटी हसन जो मुरादाबाद के एमपी, उनका टिकट काट दिया गया और एक नया चेहरा उतारा गया है वहाँ पे, रुचि वीरा। स्पेशल पता नहीं चार्टर्ड प्लेन से शायद आई थी, हेलीकॉप्टर टिकट लेके, और उन्होंने अपना पर्चा भर दिया, जो बसपा से इसमें ट्रांसफ़र हुई थी पहले काफ़ी समय। सपा बसपा करते रहते हैं, यूपी में पता नहीं चलता आजकल ताज़ा हाल क्या कौन सी किस पार्टी में।
समाजवादी पार्टी की ये लड़ाई दरअसल आजम खान की लड़ाई है और अब ये खुल के आ गया कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में युद्ध चल रहा है और उसमें पहली बाजी तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि आजम ने मार ली, क्योंकि रुचि वीरा आजम खान की बड़ी करीबी और ख़ास मानी जाती है। एसटी हसन का टिकट अंत में अखिलेश यादव को काटना पड़ा। रामपुर जहाँ से खबरें ऐसी थी कि अखिलेश यादव लड़ेंगे तो आजम खान बड़े खुश थे कि यहाँ से आप लड़िए, लेकिन और कोई लड़ेगा तो फिर नहीं। अब वहाँ से संसद मार्ग मस्जिद के मौलाना को टिकट दे दिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ऐसे में आजम खान के जो खास लोग हैं वो नाराज़ हुए और आसिम रजा ने भी पर्चा भर दिया। कहाँ मानने वाले हैं वो। तो चैलेंजर जो है, एनडीए के जो चैलेंजर है वो आपस में ही पहले चैलेंज ले रहे हैं, एक दूसरे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी पे बातचीत होगी कि क्या माहौल चल रहा है और स्थिति क्या है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है प्रवक्ता बता दूं आपको मैं, कांग्रेस की ओर से ज्योति कुमार सिंह जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, संजय निरुपम कह रहे हैं खिचड़ी चोर के लिए कौन प्रचार करेगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पिछले वाले शो में आके कि नहीं कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग आपस में सब मिल बैठ के कर लेंगे, और जो वो बहुजन अघाड़ी है प्रकाश अम्बेडकर वाली उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ले दे के आप अकेले लग रहा है सब सीटों पर लड़ना चाहते हैं क्या। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए झगड़ा तब भी नहीं था, झगड़ा आज भी नहीं। संजय निरुपम जी पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो अपनी पार्टी के एक नेता हैं। हम जब महाविकास आघाड़ी की बैठक करते थे और जब हमारी बातचीत होती थी कांग्रेस पार्टी से, तो हम हमेशा कहते थे कि उस उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2014 में हमने जीती, 19 में हमने जीती और 24 में भी हम ही लड़ेंगे। हमारे कैंडिडेट का नाम होगा अमोल कीर्तिकर। तब तो कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि नहीं इस सीट को रोक दीजिए, यह सीट अभी बंटवारे में नहीं जाएगी, अभी यहाँ मतभेद है, ऐसा तो कुछ बात नहीं हुआ। पूरी सहमति से, पूरे समर्थन से हमने कैंडिडेट का नाम घोषित किया। एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार मंचों से भी किया। तब तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई और न तो आज है। अब संजय निरुपम जी व्यक्तिगत वहां से चुनाव लड़ना चाहते हो, हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं। आनंद जी, आनंद जी, पिछली बार 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तब भी संजय निरुपम ने एग्जैक्टली यही डायलॉग दिया था। मैं जानना चाहता हूं आपकी औपचारिक बात हुई क्या कांग्रेस से कि हम इनका नाम घोषित करने जा रहे हैं। 101%। एक दो मीटिंग हुआ है क्या? हुई है। नहीं, मीटिंग नहीं, बंद कमरे वाली मीटिंग में मैं नहीं मानता। अभी ज्योति बाबू से पूछूंगा मैं। बंद कमरे नहीं, हमारी आपके बीच में सहमति बनी थी कि बिल्कुल सहमति बनी थी, तो फिर ये क्यों हो रहा है? बनी थी। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि संजय निरुपम जी बड़े हैं या कांग्रेस पार्टी बड़ा है, शीर्ष नेतृत्व बड़े हैं या संजय निरुपम जी बड़े हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। महाविकास आघाड़ी में तब हम समझ जाते कि कुछ अनबन है जब कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह देता कि नहीं भाई आपने कैसे कर दिया या कैसे ये कह दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे भाई लोकतंत्र है, संवैधानिक प्रक्रिया, सबको आकर टिकट मांगने का मांगिए, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो गया तो कम से कम हमारे उम्मीदवार के लिए घोटालेबाज या खिचड़ी चोर जैसे शब्दों का प्रयोग तो मत कीजिए। आपको यदि कोई प्लेटफॉर्म पे बात करनी है तो आपके पास कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, आप कांग्रेस से बातचीत करिए, कांग्रेस से जाके समझाइए कि भाई हमें लड़ना चाहिए था, उन्हें कैसे लड़वा कह रहे हैं उनके पास एक फार्मूला है, एक हफ्ते में एक फार्मूला भी देंगे वो। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि उनके पास विकल्प खुले हैं, वो किसी और पार्टी के संपर्क में है, तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। लोकतंत्र में आप लड़िए, हम लड़ेंगे, जनता जनार्दन फैसला कर देगी। लेकिन खुले आम सड़क पर आकर पार्टी की बातें तो न कहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो न करिए। हम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आपस में समन्वय है। हमने जब रामटेक की सीट छोड़ी तो कोई नहीं पूछा, आपने उनका नाम नहीं लिया, प्रकाश अम्बेडकर का नाम नहीं लिया। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। हमने अमरावती की सीट छोड़ी, कोई बात नहीं कर रहा। हमने कोल्हापुर की सीट छोड़ी, कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, प्रकाश अम्बेडकर जी महाविकास आघाड़ी की सभा में भाषण भी दिए, हर मीटिंग में वो आए या तो उनके प्रतिनिधि आए। जब बातचीत चल ही रही है तो आज आपने आनंद फानन में 9 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी। आपने एक भी बार हमसे पूछा
हमारे गठबंधन से बात की? अरे आप आनंद कह जी, रहे यही हैं तो कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं संजय निरुपम की बात कहाँ हुई है? आपने अपने मन से कहीं घोषित कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, अपने मन से घोषित कर दिया ऐसे नहीं होता। जब कांग्रेस ने सीटें घोषित की 5 सीटें, नहीं, अच्छा तो ये क्या बताओ। अपने मन से कर दी? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने जब 5 सीट घोषित कर दी, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, तो इसका चंद्रपुर, मतलब तो ठीक नहीं चल रहा ना, सब अपने अपने मन से घोषित कर रहे नहीं हैं। नहीं, हमसे पूछा था, कांग्रेस पार्टी ने घोषित करने से अरे पहले ये हमसे कैसा पूछा। गठबंधन है कि जो कांग्रेस आपस में एक सहमति दूसरे कान में बताई। बता के अनाउंसमेंट करो, बाद में सड़क पे आके झगड़ा करो? नहीं नहीं, एक व्यक्ति आए हैं। आप देखिए नीरज जी, पहले तो आपको ये तय करना होगा कि व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि पार्टी की बात कर रहे हैं। आप संजय निरुपम कहिए, आप कांग्रेस न कहिए। आप कहिए कि हाँ, संजय निरुपम एक पार्टी के अपने नेता हैं और नाराज हैं, वो इच्छुक थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो ये बात वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे एनसीपी भी कहे। नाराज है, उनको भी मुंबई में एक सीट चाहिए थी। गलत खबर है, ऐसी कोई खबर आज नहीं आप कि गलत NCP गलत नाराज कह है। रहे हो, कल अभी मैं जब उनका प्रवक्ता बैठा के सामने बोलेगा तो आप फिर कहोगे जी नहीं नहीं बात हुई थी, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं आप। यही ना, आप इस समय बोलोगे गलत और कल वही चीज सही होती है। नीरज जी, मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैंने कल भी सच बोला था। हाँ, तो आज आपने भी पिछली बार बोल रहा सच हूं, बोला था कल कि एमवीए के साथ कोई हमारा दिक्कत नहीं है और प्रकाश अम्बेडकर मान नहीं, जाएंगे। आज भी नहीं, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। पता नहीं वो क्यों गए, हम नहीं गए उन्हें छोड़कर, वो हमें छोड़कर गए। अब कोई हमें छोड़कर चला जा रहा है तो उससे पूछिए ना, उससे पूछिए कि भाई आपको भाई क्या गजब दिक्कत कर है? रहे हो आप, यहाँ बड़े भाई की भूमिका में निभा रहे हो एमवीए में, और आप कह रहे हो उन्हीं से पूछ लो जाके। तो ये तो वही बात हो गई ना कि अगर चले गए तो देखो जाके उनको क्यों चले गए। हम उनको 1% कितना वोट है उनका? हम उनको 6 सीट दे रहे थे। हाँ। वो अगर 40 मांग रहे हो, 50 मांग रहे हो, 20 मांग, बताएं तो, हमसे कहें तो इतनी सीट चाहिए। कुछ कह भी नहीं रहे, कम्युनिकेशन मीटिंग गैप में है, आ मतलब भी रहे। बातचीत हो ही नहीं रही थी। नहीं, बिल्कुल बातचीत हो रही थी। तो फिर बता, वो आप हमसे- बताया क्यों नहीं कि हमको कितनी सीट चाहिए? नहीं, तो वो हम उनसे कह रहे हैं कि आप बताइए, वो कहे हम बताएंगे, समय आने पे बताएंगे। और हम कह रहे हैं ठीक है, आप अगर नहीं भी बता रहे हैं तो 6 पे लड़ जाइए, 4 पे लड़ जाइए, 2 पे लड़ जाइए। कह रहे थे बताएंगे, अचानक चले गए। हम क्या अभी भी दूसरे की इसी- तरफ से खेल रहे हैं क्या वो? अब ये तो हम नहीं कह सकते, वो बहुत महान नेता है, वरिष्ठ है हमारे, हम उनके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके इस रुख से भारतीय जनता पार्टी को ताकत तो जरूर मिल रही है भाई। तो उधर जिस से प्रकार खेल रहे से हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं, कैसे को, एक मिनट बजाओ, 1% वोट है उनका, कैसे कैसे? अभी पिछली बार मैंने कहा राज ठाकरे का 2% वोट है, तो आपने कहा 2% में क्या 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 कर लेंगे, कितनी सीटें जीत लेंगे वो? क्या कुछ नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं बताई थी आपने। 1% उनका, तो आप करो बड़े नेता हैं। देखिए ऐसा है हाँ। कि राजनीति में 0.2% वोट का भी बहुत महत्व होता है। अब ये बात याद रखना आप। नहीं, याद रखूंगा नीरज जी। पिछली बार राज ठाकरे की कोई वैल्यू नहीं है, आज 1% वाले की इतनी वैल्यू की 20 सीटें ले लो। राज ठाकरे जी की विश्वसनीयता नहीं है। अच्छा, प्रकाश अम्बेडकर की बहुत विश्वसनीयता है भाई साहब। जी क्या बात जी, कर रहे हो उनकी आप? है। अच्छा। उनकी है, उनको एक समाज बहुत मानता है। हाँ। इसीलिए हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मंच पे आइए। भारतीय जनता पार्टी को रोकते हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं आता हूं, सामने से नहीं, आए, पहले आपस में तो बैठे, लड़ ले। स्वागत हुआ। पहले आपस में लड़ लें, फिर तो सामने लोग हराएंगे ना। देखिए नीरज जी, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, न तो हम किसी से लड़ रहे हैं, न हमारी केवल एक ही लड़ाई है बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार जुमलेबाजी कर रही है, जिस प्रकार वादे की थी उसको निभा नहीं रही है, उनकी नीतियों से लड़ाई है। हमारी कोई व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी से भी लड़ाई नहीं, अमित शाह जी से भी लड़ाई नहीं है, हमारी विचारों की ठीक है, लड़ाई मैं ज्योति जी कि से आप पूछ एक लेता हूँ। तानाशाही बनकर आए, उस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई। ज्योति बाबू, ये संजय निरुपम जी गुस्सा हो गए। मैंने पहले तो ये बताओ कि आप लोगों की सहमति से ये सीट अनाउंस की गई है अमोल कीर्तिकर की? देखिए नीरज जी, जो अलायंस कमेटी है, कांग्रेस पार्टी में एक अलायंस कमेटी बनी है, और इस सारी बातों का, जितनी बातें आप अभी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता से बात कर रहे थे, उस रिलेटेड सारी बातें हमारे यहाँ एक कमेटी है। उस कमेटी में वही लोग अधिकृत हैं कि उनसे कौन बात करेगा, उनसे कौन बात करेगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं संजय निरुपम जी का, संजय निरुपम जी भी हमारे जैसा ही एक कार्यकर्ता है। वो हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के कोई अध्यक्ष नहीं है, न कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष है। क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और इतना राजनीति करते करते मेरे बाल भी पक, लेकिन अभी इलेक्शन नहीं लड़ पाया। उसका क्या मतलब? जब हमारी पार्टी ने कुछ निर्धारित की है और कुछ मंसूबे बनाए हैं कि इस बार के 2024 के इलेक्शन में हम लोगों को मिलकर क्या करना है। ज्योति जी, एक मिनट बाबू जी, एकदम क्लियर। आप ये कह रहे हो कि जो आपकी कमेटी है कांग्रेस वाली उच्च स्तरीय,
और इनकी उच्च स्तरीय दोनों ने मिल बैठ के तय किया है कि उस सीट से अमोल कीर्तिकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये मान लूं मैं? नहीं, मैंने तो कहा कि वो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने उस पार्टी के कमेटी से या जो अधिकृत लोग हैं उनसे बात क्या हुई है वो अभी तो उसके आपको पता नहीं है? मेंबर बैठे नहीं, मैं प्रवक्ता हूं, उनके तो बोले हुए प्रवक्ता, बातों अरे को- ये बगल में बैठे हुए देखिए आनंद दुबे जी, यही प्रवक्ता हैं। पॉलिसी इनके पास जानकारी है पक्की की, बात हो चुकी है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है और लोग बगल में बैठे हुए हैं। आज देखिए, नहीं ठीक है, उनके पास जानकारी होगी, मेरे पास नहीं है। अरे यार ऐसा आप नहीं, ज्योति बाबू ये पहले तो यही बात तय हो जाए, आप कैसे प्रवक्ता हैं कि एक उच्च स्तरीय फैसला कर लिया गया, एक प्रवक्ता को मालूम है, दूसरे प्रवक्ता को नहीं मालूम है? हाँ, हमें, क्योंकि हम जो कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, हम अपने पार्टी के लाइन पर चल रहे हैं। तो पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी को हराना, पार्टी की लाइन क्या डिसाइड हुआ है? क्या वो सीट डिसाइड हुई है क्या? पार्टी का लाइन वो है कि इंडिया गठबंधन में जितने अरे मजबूत एलाइंस हैं, कैसे, अगर मजबूत कैसे हैं, ज्योति तो जी लड़ाई कैसे? होगी। ज्योति जी अगर ये डिसाइड ही नहीं हुआ है, अब मेरी बात तो सुनो सर, देखो जो जनता सुन रही है, अगर ये तय हो गया है तो मैं ये इस सवाल मेरा खारिज, फिर मैं ये सवाल पूछूंगा कि निरुपम जी क्या इतना चिल्ला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं आपका। लेकिन आप ये भी नहीं कह रहे हो कि ये तय हुआ है, और आनंद जी कह रहे नहीं तय हो गया है, ओपन पोजीशन है, कोई बातचीत नहीं हुई है, अपने मन से घोषित कर दिया उद्धव जी ने, ऐसा है क्या? मैं आप तो संजय निरुपम जी के स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। मैं संजय निरुपम जी, अरे एक मिनट, फिर गलत बात, मैं क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करूं। संजय निरुपम जी को भूल जाइए, मैंने सुना ही नहीं उन्होंने क्या बोला, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अमोल कीर्तिकर वाली सीट तय हो गई, आप दोनों के बीच में कौन लड़ेगा? अभी चूंकि ये मेरे पास आधिकारिक सूचना नहीं है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बोलो भाई आनंद जी, आप जो बता रहे हो तय हो चुकी है, ये कह रहे नहीं तय हुई है। तय हो चुकी है, बिल्कुल तय हो चुकी है। मुंबई में 4 सीटों को आज हमने घोषित किया है, 2 सीटें कांग्रेस के लिए रखी हैं, तो तय हो गई, तभी तो बात। बताइए ज्योति जी, ये सामने तय करो आप लोग पहले, वो कह रहे तय हो गया आपको? हमारा तय है, हम दोनों का तय है कि जिस तरह से राज ठाकरे टाइप आदमी को एनडीए ने लाया है, बिहारियों को और पूर्वांचलियों को गाली दिलवाया है, वैसे वैसे लोगों को गठबंधन में लाया है। अरे ये इसका क्या लेना देना, इसका क्या लेना? कौन कैंडिडेट लड़ेगा ये हमारे आपस का मामला है, जो होगा देख लेंगे। अरे ज्योति बाबू, हमारी लड़ाई तो जो ज्योति बाबू लड़ने के लिए जो गाली दिया है कि थप्पड़ से मारेंगे, वैसे लोगों के साथ लड़ाई है। वैसे लोगों के साथ लड़ाई है जो बिहार में जिस राम हमारे भगवान को काल्पनिक बताने वाले के साथ। अच्छा सुनो, दूसरा सुन लो, पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे कि नहीं? पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे कि नहीं? बीमा भारती को टिकट मिल गया। पूर्णिया एक्चुअली सेकंड फेज में है। हाँ। उसकी आधिकारिक अभी गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। हाँ। इसलिए अभी उस पर नहीं। अच्छा उधर जो ये टिकट दिया गया है उनको, वो क्या है? आरजेडी ने जो टिकट दे दिया है, बताइए ना, बीमा भारती को टिकट मिला कि नहीं? चूंकि गठबंधन से ये प्रेस रिलीज नहीं आया है, उनके कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, उनको खुश करना होगा तो उन्होंने दे दिया होगा, क्या बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन वहां भी हमारी लड़ाई तो एनडीए के साथ है ना। अरे सर पूरे देश में आपकी लड़ाई एनडीए से है, कुछ तय भी कर लोगे ना लड़ाई लड़ने से पहले। बताओ अच्छा वहां बेगूसराय से कौन लड़ेगा? कन्हैया को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि बेगूसराय का भी हमारे फर्स्ट फेज में नहीं है, फर्स्ट फेज का भी बात नहीं हुआ। हमारी लड़ाई बड़ी बड़े बातों के लिए है भाई। देश में हमको लोकतंत्र बचाना है, देश में इस तरह से चंदा चोरों को हटाना है, इस तरह से ज्योति सिंह जी करना है। बड़ी बातों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बड़ी लोगों से बड़ी, अरे टिकट बांटना पड़ेगा उससे पहले, बड़ी बात। नीरज जी मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप कह रहे हैं कि टिकट बांटने या नहीं बांटने से कह रहे हैं, हम एक बात आपसे पूछते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि 2014 से अभी तक 24 तक जिन बातों को लेकर प्रधानमंत्री आए, अरे और जिस तरह के बाबू सुनो, नहीं एक मिनट रुको यार, ज्योति सिंह जी आप मतलब इतने वरिष्ठ हो, आप वकील भी हो। नहीं मैं नीरज बाबू नहीं, ज्योति बाबू सुने पहले। आज का विषय ये है ही नहीं कि मुद्दा क्या है, मुद्दा लड़के लिए पहले एक प्रत्याशी तय करो। आप मेरा आज का डिबेट सिर्फ इस पर मैं इसी के इर्द गिर्द बात करना चाहता हूं। आप प्रत्याशी तय नहीं कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आपकी कमेटी ऊपर बैठ के क्या तय कर रही है आपको जानकारी नहीं है। बगल वाला प्रवक्ता कह रहा नहीं तय हो गया है और आप बता रहे हो कि बड़े बड़े मुद्दे पे लड़ेंगे हम। अरे पहले प्रत्याशी तय कर लो किसको लड़ना है,
अच्छा नीरज जी, अगर वो अभी अपने हाई कमान से मिल के आ रहे होंगे तो उनको पता होगा। मैं अभी किसी और जगह से आ रहा हूं तो मुझे अभी पता नहीं है। ये फिर गलत सर। फर्स्ट फेज का सवेरे 9 बजे प्रवक्ताओं की ब्रीफिंग होती है कि आज की डिबेट में ये इश्यू रखे जाएंगे। देखिए हमारी टिकट में कोई लड़ाई नहीं होगी। आजा आनंद जी, टिकट कितने बजे तय हुआ है? अभी 5 बजे तय हुआ है। क्या है टिकट कीर्तिकर का? सुबह 9:10 अभी लो 9:10 टिकट तय हो गया और ज्योति बाबू को पता ही नहीं है। रुको ज्योति बाबू, एक और भी ऐसे ही है, कपीश जी भी है हमारे पास। कपीश श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसटी हसन जी का टिकट क्यों काट दिया? ये बहुत सीधी सी बात है। हाँ हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, एक कमेटी है, वो सब ये तय कर, हाँ और ये जानकारी आपको वही दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एसटी हसन साहब एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का डिसीजन है वो उन्होंने अपने सर माथे पर लिया। तो उनको पहले भरवा क्यों दिया था फिर, जब रुचि वीरा को ही लड़वाना था तो? और रुचि वीरा मेरी जानकारी के हिसाब से आपको भी होगी, अब यहाँ बोल नहीं रहे हैं आप कि पहले तो अखिलेश जी का भी इच्छा नहीं थी, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा आजम खान की तरफ से आया, इसलिए फिर उनको मजबूरी में देना पड़ा आखिरी मिनट पर टिकट। ये एक चीज आपको कह दें कि आजम खान दबाव नहीं डाल सकते जेल में, इसलिए नहीं, दबाव नहीं डाल सकते हैं ये नहीं। तो नहीं तो फिर बताओ ना मुझे कि एसटी हसन का टिकट क्यों काट दिया मुरादाबाद से आपने? रुचि वीरा का क्या लोकस संडाई है मुरादाबाद में? ठीक है, आपको अधिकार है कि अखिलेश जी किसी को भी टिकट दें, वो उनका अधिकार, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि इनका काटा क्यों, और रामपुर से कौन लड़ेगा चुनाव, ये बताओ आप जरा। आसिम रजा लड़ेंगे क्या? कौन लड़ेगा रामपुर से? तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। जो चीज भक्त के गर्त में है उसको हम और आप आज कैसे बता सकते हैं? कुछ चीजें पार्टी की अपनी नीतियां होती हैं, कुछ अपनी रणनीतियां होती हैं, कब किसको कहां कैसे घोषित करना है, वो चीजें आपके समय के पहले आएंगी। जब हमारा टिकट दाखिल होगा तो आप देखिएगा कि कौन लड़ रहा है। लेकिन इतना जरूर भाई, आपने मोहिबुल्ला को भेज दिया, मौलाना साहब को, है ना, संसद मार्ग वाली मस्जिद में मौलाना साहब है, वो रामपुर के रहने वाले, इसलिए उनको टिकट दे के आप भेज रहे हैं। इधर से आसिम रजा भी भर दिए, वो भी परछाई है आजम खान की, जी, है ना। तो अब ये जो दोनों सीट पे दो लोगों को आप लेके चल रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं ना। आज का विषय पता है ना आपको, हम किस विषय पर लड़ रहे हैं? चैलेंजर का चैलेंज। आप लोग एनडीए को चैलेंज देने जा रहे हैं, अपने अंदर के चैलेंज देखिए पहले आप। हमारे अंदर कोई चैलेंज ही नहीं है। ये क्या है? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ ये कि हमारे रणनीतिक हिस्सा है ये। अच्छा, आपस में झगड़ा करते रहना एक ही सीट पर, कोई ये रणनीति का हिस्सा है? कोई झगड़ा नहीं है। आपको पता है ना, रुचि वीरा के पुतले जलाए गए वहां पे मुरादाबाद में एसटी हसन के समर्थकों ने। आप कह रहे बड़े अनुशासित हैं वो। कोई बात नहीं। एसटी हसन की चलता है ऐसे तो लोकतंत्र। हमें जो न्यूज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से जलवाए। वो तो फिर घूम फिर के आप ना, वही तो, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा वाले तो और जलवाएंगे, उनको तो चुनाव लड़ना आपसे। ये वाला डायलॉग आपका ना फिट नहीं बैठा यहाँ पे। अभी दूसरा डायलॉग बताओ आप। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए, आजम खान आज के राजनीतिज्ञ नहीं। उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के साथ काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक पदों को सुशोभित किया है, एक बहुत अनुभवी नेता है। और उनके अनुभव को सिर्फ इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य देते हैं कि वो संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के खैरख्वाह भी है। वो समाजवादी पार्टी की भलाई चाहते। और दूसरी चीज हम आपको कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। अनुशंसा कोई भी करे, फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेते हैं, लेकिन कमेटी पूरी तय करती है। और कमेटी नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुरादाबाद में फैसला लिया था एसटी हसन के लिए, पलटवा दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ पलटवा दिया उन्होंने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब भविष्य में और भी कुछ जगहों के पर्चे पलट सकते हैं। उसका क्या है, हम लोग तो बहुत सी चीजें देख करके भी पलटेंगे कि सामने का कौन आ रहा है। मतलब आंतरिक संघर्ष चल रहा है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अभी रामपुर में तय नहीं है कि आसिम रजा पर्चा भरेंगे नहीं भरेंगे, वापस लेंगे नहीं मिलेंगे, मोहिबुल्ला जी को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब अभी तय नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन ये कपीश जी कि आपस में ही जब आप लड़ रहे हैं, अभी तो आप कांग्रेस से आपको लड़ना था आपस में, लेकिन उधर से बजाय आप आपस में सपा वाले लड़ रहे हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे सामने वाले कार्यकर्ताओं को? कौन से बताया जाएगा कि साहब एसटी हसन वाले कार्यकर्ता जी रुचि वीरा के लिए काम करेंगे, मोहिबुल्ला जी के लिए नए कार्यकर्ता आएंगे, है ना? मानते हैं ना इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानता, इस वजह से कि देखिए, लोक में जब पार्टी मजबूत स्थिति में होती है तो 10 दावेदार होते हैं। लेकिन हाँ, टिकट घोषित करने के बाद जब हम चुनाव के उसमें जाते हैं और तब अगर इस तरह की कोई बात रह जाती है तो वहां पार्टी की कमी जरूर बनी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि पार्टी का अपना एक कैडर है, एक अपना मैनेजमेंट है। हसन हमारे सांसद हैं और वर्तमान समय में, आने वाले समय में
पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को, बड़े बड़े पदों को सुशोभित भी करने वाले हैं। नहीं नहीं, ये सब ठीक है। देखिए सुनिए ना कपीश जी, अगर आप पार्टी कार्यकर्ता के मन में हर एक मन में इच्छा होती, देखिए अभी ज्योति जी ने कहा कि इतने समय हो गए मैं नहीं लड़ पाया आज तक, आपकी भी इच्छा होगी आपको लड़ने, मेरी शुभकामनाएं कि आप सब लोग लड़ें। अगर ये उम्मीद बंध जाए और आपकी संभावनाएं प्रबल हों और लास्ट मोमेंट पे किसी बाह्य कारण से टिकट कट जाए तो मन में बहुत अवसाद होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है। और वो भी बिना किसी ठोस कारण के, आप ठोस कारण बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों ऐसा झगड़ा चल रहा है। इससे चैलेंज जिसको आपको करना है उसको मजबूती मिलती है। आनंद जी सुन रहे हैं आप, देखिए आपकी तीनों जो सारे इंडिया अलायंस के गठबंधन है देश भर में, ये चल रहा है, सही है ना, ये चल रहा है, ठीक है, लोकतंत्र है मजबूत। नहीं हाँ। नहीं नीरज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। देखिए लड़ना, टिकट बदल देना, एक दो व्यक्ति बाहर आके टिकट के लिए मांग करना, ये सब लोकतंत्र में जायज है, ये कोई नाजायज चीज नहीं है। लोकतंत्र इसलिए बना है कि हर आदमी अपनी बात कहे, संवाद करे, डायलॉग करे। ये तो वहां नहीं होता जहां की मालिक बैठा होता है, राजा बैठा होता है और बाकी सहयोगी दल उसके गुलाम होते हैं, नतमस्तक होते हैं, जो राजा कह दे न खाता न बही, जो राजा कह दे वही सही। कम से कम यहाँ ये नहीं है, बातचीत है, डायलॉग है, समन्वय है। तो हम वही बार बार कह रहे हैं ना कि जो उद्धव जी ने कह दिया कि हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, फिर अब उसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। और आप बता रहे हो कि नहीं नीरज जी, आपस में बातचीत करके अमोल का टिकट जाहिर हुआ है, घोषणा हुई है। इस बात वही की तो नहीं पुष्टि समझ बगल में पा रहे। बैठे ज्योति सिंह जी नहीं कर रहे हैं, ज्योति इसलिए सिंह मैं जी नहीं मुंबई से मानूंगा। नहीं है, ज्योति सिंह जी मुंबई से नहीं है। अगर ज्योति सिंह जी मुंबई से होते, महाराष्ट्र से होते तो जरूर हामी भरते। हो सकता है बिहार उत्तर प्रदेश में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, नहीं यहाँ पर अपडेट होगा। इसका ये मतलब क्या? अगर मैं भी तो एक आधिकारिक प्रवक्ता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के समन्वय से उत्तर पश्चिम की सीट डिक्लेयर हुई, आप मानने तैयार नहीं। आप कहिए कि हाँ लीजिए, इसका मतलब कैसे मान लूं? अरे एक प्रवक्ता खुल के बोल नहीं रहा है। अभी मैं ज्योति बाबू से पूछ नहीं रहा हूं तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि हो सकता हुआ। देखिए ऐसा नहीं होता, 9:10 पे जब टिकट बढ़ते रोज सुबह पार्टी प्रवक्ताओं की ब्रीफिंग होती है कि आज इस विषय पे हमारी लाइन ये है। और बुरा मत मानिएगा आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ प्रवक्ता तो तोते की तरह बोल के आते हैं, एक ही चैनल पे एक ही डायलॉग सब जगह वही बोलेंगे, मतलब सेंटेंस भी नहीं बदलते हैं। मैं इसको इस पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं कि इस लेवल की ब्रीफिंग होती कि आज किसके लिए क्या बोलना है। ज्योति बाबू मना कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। नहीं मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे अपडेट नहीं है, तो मैं उनका अपडेट ठीक कर रहा हूँ। ओके ठीक है। अभी दो पत्रकारों के पास चलता हूँ। भाई प्रेम कुमार जी और सज्जन कुमार जी, आपने सुन लिया क्या चल रहा है इंडिया अलायंस में, आपस में लड़ाई झगड़े टिकट को लेकर। यही आशंका तब से डिबेट में आई थी जब ये इंडिया अलायंस बना था कि सीट बांटते समय ये संकट खड़ा होगा, और अब वो सामने दिख रहा है। प्रेम कुमार जी पहले आपकी टिप्पणी सर। जी शुक्रिया नीरज जी। इंडिया अलायंस तो अलग अलग विचार समूहों का, अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है। विपक्ष तो ऑलवेज बिखरा हुआ होता है, उसका समेटा जाना, उसका इकट्ठा होना, इंडिया गठबंधन बनना चमत्कार है। अब जो हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं तो आप बिहार महाराष्ट्र सब मिला के 2 से 3 केस हम लेकर के बैठे हैं कि ऐसी घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि आपस में गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ हम चर्चा हमेशा करते हैं इंडिया गठबंधन पर। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में बगावत हो रखी है, कांग्रेस के एमएलएस को टिकट देने के कारण, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी जिस सीट से लड़ते थे वडोदरा से, वहां के उम्मीदवार ने अपना बोला हम लड़ेंगे नहीं, नाम वापस ले लिया। और भी एक बनासकांठा सीट से उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। ये सब भी वो घटनाएं हैं जो कि विनिंग सीट, विनेबिलिटी के आधार पर सीट दी जा रही है लेकिन लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ये घटनाएं भी घट रही हैं। इसके अलावा एनडीए में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं। हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव के समय में जब नॉमिनेशन भरा जाता है उससे पहले इस तरह की चीजें एक आम बात है, लेकिन हाँ नाम पर्चा वापस लेने के बाद अगर एक पार्टी के 2 उम्मीदवार या गठबंधन के 2 नेता अगर आमने सामने हैं तो हम या तो उसको फ्रेंडली फाइट बोलेंगे या फिर हम कहेंगे कि हमारे एक पार्टी में बगावत है। तो वो इस चीज का इंतजार करना चाहिए। अभी तो पर्चा वापस लेने की तिथि भी खत्म नहीं हुई है, तो हम ये क्यों मान लें, कैसे मान लें कि एनडीए इंडिया गठबंधन तार हो गया है, शिवसेना और कांग्रेस अलग हो गई है और इनमें कोई तालमेल नहीं है। ये कंक्लूसिव होने का समय नहीं है मेरे ख्याल से। जी
अब बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हम पोस्ट इलेक्शन इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन इलेक्शन में नहीं है। अभी भी उन्होंने इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं कहा है। चुनाव में वो तालमेल अलग अलग लड़ रहे हैं ना सर। हाँ, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो फिर कैसा गठबंधन है? पंजाब में हुआ समझौता क्या? वही आम आदमी पार्टी दिल्ली में मान रही, पंजाब में नहीं मानेंगे, हम सब अलग अलग लड़ेंगे। पहले भी इस देश में वामपंथियों के साथ में यूपीए का हमेशा रहा, लेकिन कभी केरल में नहीं लड़े। ये हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं। ये घोषित तौर पर है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ेगी एक दूसरे से, दिल्ली में मिलकर लड़ेंगे। ये रणनीति है। इसका फायदा होगा क्या? इसका फायदा होगा क्या? इसका फायदा होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि फायदा होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए, पंजाब में ऑपरेशन लोटस करना पड़ रहा है ना। चुनाव के समय में ऑपरेशन लोटस करना पड़ रहा है। अरे जब अलग अलग लड़ रहे हैं तो क्यों करना पड़ेगा उनको? साथ में लड़ते तो करते। कोई चारा ही नहीं दिख रहा ना। और कोई खरीद फरोख्त से दूसरे से एमएलए ले आइए। अगर मिल के लड़ रहे होते तब तो मान लेते आपकी बात। हम अब अलग अलग लड़ रहे हैं तो क्यों करेंगे? नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी आज कांग्रेस पार्टी के नेता को अपने साथ जोड़ रही ना, पूर्व सांसद वर्तमान सांसद को भी जोड़ रही ना। अरे वो तो देश भर में सबको जोड़ रहे हैं, जो जहां से मिल जाए, विनेबिलिटी वाला जो मिले सबको जोड़ रहे हैं वो। हाँ, आप सबको नैतिक मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। नैतिक वैतिक की बहस ही में नहीं करता। अभी देखिए ज्योति बाबू, नैतिक की बहस तो मतलब नहीं है। ये जो कौन सा घोटाला, ये शराब घोटाला खोला आपने, अब क्रेडिट लेने से भी आप लोग डर रहे हैं क्योंकि अब दोस्ती हो गई है। ये राजनीति की दुविधा है। इस बात पर हमने बार बार अपनी राय रखी है कि जैसे कारण के लिए आज अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ हैं, और लड़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, इस पे फाइट कर रहे हैं। कल को अगर जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि हमें इंडिया गठबंधन छोड़ने का दबाव था, और और अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें बख्श दिया जाएगा, ईडी उडी नहीं आएगी। लेकिन अब कल को अगर ऐसा हो कि वाकई इन दोनों के बीच में ऐसा हो जाए और अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाए, तो कांग्रेस का विरोध करने का राइट खत्म हो जाएगा क्या? आज डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे हैं, कल अगर ये दोनों हाथ ये रुको ना, सज्जन जी की बात चलती है। डेमोक्रेसी बड़ी मजेदार चीज। आप ना मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से जैसा मर्जी है वैसी थ्योरी बना लो आप। नहीं, सुविधा अनुसार नहीं है। मुद्दे पर को छोड़ना नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, सत्ता के खिलाफ बोलना विपक्ष की पार्टी का कर्तव्य है। लड़ाई लड़नी। देखिए दिल्ली में सत्ता में केजरीवाल जी हैं और कांग्रेस उनके खिलाफ बोलती थी, लेकिन अब नहीं बोल रही है। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जबरदस्ती गलत तरीके से तो ये सुविधा की केजरीवाल को जेल में डाला गया। ये तो कौन तय करेगा? प्रेम कुमार जी नहीं तय करेंगे गलत से। मैंने कल से भी कह रहा हूँ, परसों से भी कह रहा हूँ कि अब जो मामला अदालत में, इसलिए कौन सच है मैं थोड़ी बोलूंगा। अदालत जो तय करेगी मैं तो वही सही मानूंगा। आज देखो, आज हाई कोर्ट ने उनका वो खारिज कर दिया, जो जमानत की मतलब गिरफ्तारी वाला मामला चल रहा था। कल फिर चलेगा उसमें। रुकिए। अच्छा सज्जन कुमार जी, आप देखिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल पे लौट के आता हूँ, नहीं तो भटक जाती है अपनी बहस कि जिसको चैलेंज करना है एनडीए को, वो चैलेंजर्स लोग आपस में एक दूसरे से और विद इन पार्टी जो फाइट कर रहे हैं। कहना बड़ा आसान होता है कि फाइनल में जिसका टिकट होगा सब कार्यकर्ता उसके लिए जुट के करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। कोई बिजली खटका थोड़ी ऑन ऑफ कर दिया, कल से पावर ऑन, परसों से ऑफ। ग्राउंड पे कार्यकर्ता के दिमाग में भयानक कंफ्यूजन भर देते हैं आप लोग, और उसकी वजह से ये दिक्कत होती। डे वन से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। हर बार अलायंस की जब भी डिबेट होती यही आती है कि आपस में सामंजस्य नहीं है, दिल नहीं मिल रहे हैं, पार्टी अलग अलग लड़ रही। तब भी प्रेम कुमार जी कह रही है बहुत बढ़िया तरीका लोकतंत्र है। आपस में दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सेम पार्टी है, तब भी ये बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। भाई बताइए सज्जन जी, क्या चल रहा है ये? देखिए, इसमें वो कहते हैं ना, इंडिया अलायंस की स्थिति, अब जो यहाँ पे प्रवक्ता हैं उनकी अपनी एक कंपल्शन है पार्टी लाइन की, लेकिन अगर आप देखिए तो इंडिया अलायंस की स्थिति वही है जो कहते हैं कि सर मुड़ाते ओले पड़े। शुरुआत से आप देखिए कि संगठन की जगह विघटन का शुरुआत, जिन्होंने उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद ममता बनर्जी थी, सब लोग थे, वो सब चले गए। तो ये तमाम बातें जगजाहिर हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी में क्या है कि बिहार में चिराग पासवान और नीतीश कुमार लगभग असंभव था, जो केमिस्ट्री बिहार विधानसभा तक थी। बीजेपी ने उसको मैनेज किया। ये बात नैतिक और अनैतिकता की नहीं है, बात यह है कि राजनीति को आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और संगठन और शीर्ष नेतृत्व हर पार्टी का, घटक दलों का किस तरीके से बात कर रहा है। उसी तरीके से देखिए 2022 में चुनाव के बाद ओपी राजभर जी से लेकर तमाम लोग जो हैं वो साथ में आए हैं
और ये स्थिति कमोबेश हर जगह ये प्रयोग चल रहा है। उत्तर प्रदेश अब ये अभी इंडिया अलायंस की एक और स्थिति क्या है कि सैद्धांतिक तौर पे तो ये कन्वेंशनल वार जो है वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन उस कन्वेंशनल वार में घुड़सवार कौन होगा, पैदल सेना में कौन होगा, ये बात ही नहीं चल रही है और इंडिया अलायंस के बीच में एक गुरिल्ला वार चल रहा है। अब आप देखिए आजम खान जी के बारे में बात हो रही है कि बहुत शीर्ष नेता है, निश्चित तौर पे है, बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनका एक इतिहास है। 2009 चुनाव याद रखिए, जब जयाप्रदा को अमर सिंह जी ने, जब वो ज्यादा उनका प्रभाव था समाजवादी पार्टी में, यहीं से जब रामपुर से ही कैंडिडेट बनाया था, तो उस समय वहां पे उनके समर्थकों के बीच में एक स्लोगन था, हम लोग बहुत ही यंग थे और कर रहे थे फील्ड स्टडी, कि आजम खान की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और फिर भी अमर सिंह जी जिता ले गए थे जयाप्रदा को समाजवादी पार्टी से। तो इस तरीके से अमर सिंह जी का हमेशा से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व रहे हैं, लेकिन वो एक अंदरूनी भीतरघात वाली बात का भी एक पक्ष रहा है, उसको मानना चाहिए। और अभी मुलायम सिंह यादव नहीं है और अखिलेश यादव है, तो वहां पे निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व पहले की तरह से कमजोर है। बिहार की स्थिति आप देखिए, मान के चलिए, पहली तो बात यह है कि पप्पू यादव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसमें दुविधा है आरजेडी की, लालू जी की और तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव जी अपने यादव समाज में कम से कम आरजेडी में किसी कद्दावर नेता को या लोकप्रिय नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और पप्पू यादव तो लालू जी के जमाने से मिड 90s से बड़े नेता है। और कन्हैया की बात देखिए, 2019 के चुनाव में बेगूसराय से जब कन्हैया लड़े और आरजेडी को वहां से, आरजेडी ने वहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया। अब बेगूसराय से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने की क्या मतलब, आप तो जानते हैं टिकट देने में आप देखते हैं जनाधार कौन है, समाज किसकी ज्यादा है। सीधी सी बात है कि कहीं पे उसे ज्यादा वोट न मिल जाए और कहीं निकल ना जाए, एक संभावना के तौर पे, क्योंकि बीजेपी के विरोध में दूसरा युवा चेहरा आप नहीं उभरने देना चाहते हैं। वाकपटु है कन्हैया, तो हो सकता है एक डर हो। तो आप देखिएगा निश्चित तौर पे कि कुछ भी हो जाए, कन्हैया को ये लोग चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसके लिए वीटो हो जाएगी, भले ही अलायंस में कितनी भी जो अभी उठापटक चल रही है और बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो बस एक सैद्धांतिक तौर पे, एक व्यवहारिक तौर पे लोग कह रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे, लेकिन अंदरूनी स्थिति बहुत बुरी है। वो वही हाल हो गया कि जो तोतों का एक झुंड गा रहा था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फैलाएगा, हम नहीं खाएंगे, और खाते जा रहे थे, जाल में फंसते जा रहे थे। तो अभी की स्थिति में देखिए कि बात केवल विचारधारा की लड़ाई की नहीं है, सीधी सी बात है कि इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस है, इनके शीर्ष नेतृत्व के बीच में केमिस्ट्री नहीं है। और ये चीजें आप देखिए चुनाव तक और भी ज्यादा मर्की, और भी ज्यादा मडी होता है। तो सज्जन, क्या इससे जो वोटर है और जो कार्यकर्ता है, ये जो कलह चल रही है, इसका असर होता है? ये लोग तो कह रहे नहीं होता है। देखिए पॉलिटिकल या सोशल साइकोलॉजी देख लीजिए, तो लोकसभा चुनाव जो पिछले 10-15 सालों में चल रहा है, उसमें शीर्ष नेतृत्व को देख के आप देते हैं। यहाँ तो शीर्ष नेतृत्व की ये फेलियर एक कमजोर पक्ष को दिखाता है। दूसरी तरफ ये दिखाता है ना कि आप मान के चल रहे थे कि बिहार आपका रेड जोन है, वहां पे केमिस्ट्री अच्छी हो गई, तेजस्वी, नीतीश, सम्राट चौधरी, बीजेपी तमाम सब एक साथ आ गए हैं। अब किसी भी तरीके से हुआ सफलता है और उसका एक विश्वास है। अब बंगाल में देखिए, एक यूनाइटेड हो सकता था, नहीं हुआ। अभी मैं बंगाल में हूं, अभी दुर्गापुर में, और यहाँ पे स्थिति ये है कि कम से कम सेंटीमेंट के तौर पे आप देखिए तो बीजेपी संगठन यहाँ पे थोड़ा कमजोर है बीजेपी का, लेकिन सेंटीमेंट के तौर पे बीजेपी की स्थिति अच्छी लग रही है। तो वहां पे आप देखिए कि क्यों अच्छी लग रही है। एक तो बीजेपी मेहनत कर रही है, आधा पक्ष ये है कि जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस है, इस मामले में बिल्कुल भी रीजनल पार्टी के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा है। तो ये गुरिल्ला वार जो है, उससे पहले निपटिए, तब तो आप कन्वेंशनल वार लड़ेंगे। जी, इसमें बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आप लेके आए। आनंद जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्या? जल्दी मैं जोड़ना चाहता हूँ, गुरिल्ला वार पे ही आ जाता हूँ। नीरज जी, आप तो मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं। एक बारामती की लोकसभा सीट है जहां से महाविकास की उम्मीदवार सुप्रिया सुले जी हैं। उनके सामने कौन गुरिल्ला वार कर रहा है? विजय शिवतरे किस पार्टी के हैं, अजीत पवार के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, सारे टेलीविजन चैनल पर उनके डिबेट चल रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। वहां विजय शिवतरे एक व्यक्ति हो जा रहा है, और जहां संजय निरुपम जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी वो पार्टी हो जा रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, दोहरा मापदंड एक विषय पे नहीं होना चाहिए, एक ही विषय होना चाहिए। अगर गुरिल्ला वार है तो दोनों तरफ से है, नहीं है तो दोनों तरफ से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सिर्फ उनको दिखाया नहीं जा रहा है, बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ एक विषय पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगियों में कलह मची हुई है, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन बीजेपी और एनडीए में क्या है?
महाराष्ट्र में 6 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी के साथ। कहाँ टिकट बढ़ गए? जो नवनीत राणा अमरावती से मांग रही थी, बीजेपी, वही कह रहा हूँ, उनको बीजेपी से लेना पड़ा, अपनी अस्तित्व को छोड़ना पड़ा। आनंद जी, आनंद जी, एक चूंकि ये आरोप हमेशा मीडिया में लगाया था कि आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते, एनडीए वालों, उनके यहाँ भी तो कौन सा बहुत हो, उसमें एक बहुत बारीक सा अंतर सर आप समझ रहे हैं। बताइए। उनके यहाँ ऐसी कलह सड़क पे नहीं हो रही है ना, जैसे बिहार में बारामती की सड़क पर हो रही है। मैं आपको क्लिप भेजूंगा। बात तो सुन लो महाराज, अभी बिहार का उदाहरण दिया नीतीश जी और पासवान जी के बेटे के साथ, चाचा जी को तो एक को सीट नहीं मिली, वो तो मंत्री भी थे, इस्तीफा देके बीजेपी ने किया, वो बीजेपी ने किया। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, आप और दूसरे राज्यों में चलिए, यूपी में आइए, नहीं है यूपी में पहले राजभर जी को मंत्री अभी बनाया जाके एकदम लास्ट में, वो तब से रोज डेट देते थे, कुछ नहीं हुआ। वहां की सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि वहां पे एक पार्टी की चल रही है, मैं जो कहूंगा वही होगा। मुझे तो ये तो गलत बात है ना। काहे वो गलत है? नहीं क्यों गलत है? क्यों गलत है? बिल्कुल गलत, क्यों गलत है? लोकतंत्र नहीं है। अरे ये कौन सा? अरे आप दिन भर सड़क पे लड़े, ये बहुत अच्छा लोकतंत्र का। अभी रुके ना, लोकतंत्र दिखाता हूं मैं आपको, रुकिए ना। कांग्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है आपकी इंडिया अलायंस की। ज्योति बाबू, आपके लिए सवाल है। उत्तर प्रदेश में कपीश जी की पार्टी ने 17 सीटें आपको दे दी, नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं अभी। कपीश जी मन सोच रहे होंगे 2-3 दिन और रुको, हम ही अनाउंस कर देते हैं। ये स्थिति है ना, बताइए। आप जितना एक्सरे और पोस्टमार्टम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का, थोड़ा सा आ जाइए एनडीए गठबंधन पर, उससे आपको लाभ होगा क्या? नहीं, बिल्कुल लाभ होगा ना। क्या लाभ? आपके टिकट बंटवारे में से क्या लाभ हो रहा है आपको? नहीं, नीरज जी, आप केवल इंडिया गठबंधन के निगेटिव बात कर रहे हैं और एनडीए नहीं करने लगते हैं, तो नहीं, आप बात कीजिए, आपको बात करना चाहिए। इसमें नेगेटिव, देखिए सुनिए, ज्योति जी सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए ना। बेमानी नहीं है, ये बेमानी नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अगर उनके गठबंधन में ये मारपीट झगड़ा चालू हो जाए तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके बारे में पूछा जाए तो आप उदाहरण उधर के देने लगते हो। नीरज बाबू, आप सुन लीजिए, आप एक राजनीतिक विश्लेषक को बैठाए और उसने बताया इंडिया गठबंधन के बारे में और कांग्रेस के बारे में कि किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। श्रीमान राजनीतिक विश्लेषक जी, सुन लीजिए, शिवराज सिंह चौहान 3 बार के चीफ मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी को इतना डर लगा कि उनको हटा दिया और किसको बना दिया बताइए? वो उनको डर नहीं लगा वहां पर आडवाणी जी को। आडवाणी जो आज पूरे मूवमेंट के वो नेता थे, आज उनको बैठा दिया और एक रूम में, घर में बैठा दिया। उससे आपको नहीं लगा कि उनको डर लगता है? उनसे भी डर लगता है। आप इनके गठबंधन की बात कीजिए, बताइए हमको हरियाणा में क्यों इनका गठबंधन टूटा, बताइए हमको तमिलनाडु में एआईएमआईएम के गठबंधन क्यों टूटा, बताइए हमको जो रोड पर लड़ाई आ गई पशुपति से लेकर चिराग की बात की, आप उसकी बात नहीं कर रहे। ये सारा परसेप्शन हेडलाइन केवल एनडीए आप लोग बनाते रहिए, लेकिन 97 करोड़ 100 करोड़ जनता के दिमाग में ये सारे कंफ्यूजन है। आप क्या सोचते हैं जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बारे बोले कि कौन चीफ मिनिस्टर का दिमाग खराब हो गया और उसी से हाथ मिला लिए? ओके ज्योति बाबू जी, आपको बता देता हूं, अरे नीतीश जी तो ये भी बोले थे कि मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? अरे भाई, तो वो एक नेता बोल रहे हैं नीरज जी, आप इतने सीजन जल। अरे तो नेता सब है। एक तरफ पप्पू यादव कह रहे पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, जीवन छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं कि उनकी उम्र 100-200 साल हो। सुन लीजिए नीरज जी, टीडीपी से भीख मांगने लगे वहां आंध्रा में कि हमको दे दो, कहीं दो। ज्योति बाबू जी सुनिए ना, सुन लीजिए नीरज जी। अरे आपने इतना लंबा भाषण है, कुछ जवाब तो देने दीजिए सज्जन कुमार को। नहीं, आप एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किए, हम नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन, मेरी बात सुन लीजिए, आप नरेंद्र मोदी को डर है, अगर मजबूत रहते तो आज बीजेपी कांग्रेस से उससे तोड़कर टिकट नहीं बांटते, और जहां टिकट अपने कार्यकर्ताओं को छोड़। ज्योति जी सुनो ना, अरे सर सुनो ना, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। ज्योति जी, अरे सुनो ना महाराज, ज्योति जी सुन लो, लंबा भाषण हो गया आपका, आप भाषण बहुत अच्छा दे रहे हैं, जोश के साथ दे रहे हैं, लेकिन वो बगल में आरजेडी आपको टिकट नहीं दे रही है, सीपीआई को अपना सिंबल देके बेगूसराय से चुनाव लड़ा रही है, आप कन्हैया कुमार को टिकट देने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं और यहाँ बैठ के हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कितने हम ताकतवर हैं। महाराज सज्जन जी जवाब दीजिए, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए उन्होंने। अब सज्जन की बारी, ज्योति जी सज्जन की बारी। हाँ नहीं, ज्योति जी वरिष्ठ है और बहुत ही सम्मान के साथ एक चीज, उनकी पार्टी के कन्हैया है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और काफी लोकप्रिय हैं,
बेगूसराय से टिकट लेके दिखा। आडवाणी जी भी बहुत सीनियर है, मुरली मनोहर आएंगे आडवाणी जी वाले पॉइंट पे आएंगे। आप पहले अरे ज्योति जी सुन तो लो आप। नहीं एक नैरेटिव बात यह है कि दोनों का बात कीजिए ना। आप बोलिए आप कि हाँ आप कन्हैया को बेगूसराय से टिकट दिलवा के दिखाइए ना, ऐसे बोलिए, आप ऐसे बोलिए, आप आडवाणी को दिखा के दिखाइए, आप आडवाणी को प्रधानमंत्री का। ज्योति जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर। ज्योति बाबू शांत हो जाइए। अरे सुन लो ज्योति सिंह जी, आप शांत हो जाओ। आप इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है महाराज। महाराज शांत हो जाइए। ज्योति बाबू आप जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके लिए ये एक बहुत ही निरर्थक बात आप कह रहे हैं। कन्हैया कुमार को आज टिकट लेना बेगूसराय से, जो आरजेडी ने सीपीआई को सिंबल दे दिया है। आडवाणी जी को नहीं लड़ना चुनाव यहां से, क्यों उनकी चर्चा आप यहां कर रहे हो? अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप ठंडा पानी पीजिए सर, ब्रेक लेके आते हैं तुरंत। चैलेंजर के चैलेंज, आपसी झगड़ा फसाद चल रहा है टिकट के बंटवारे में। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जिस परिस्थिति में ये चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है। यही मूल सवाल, और इस पर अभी आप देखिए बहुत गुस्सा हो गए थे ज्योति बाबू। मैंने माहौल शांत करने के लिए एक ब्रेक लिया था, उसे मेरे लिए ज़रूरी भी था, ये ब्रेक लेना था। अभी समय कम होगा इसलिए छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। पहले सज्जन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं कपीश जी के पास जाऊँगा। सज्जन जी जी तो बिल्कुल देखिए, इसमें कुछ कांग्रेस के खिलाफ की बात नहीं है। आप देख लें असम में, आप देख लें इस बार आपका बदरुद्दीन अजमल के साथ नहीं है अलायंस। बंगाल में देख लें तृणमूल, और ये पहले ही दिन से सर मुड़ाते ओले परे की बात हुई, और इस बार अधीर रंजन चौधरी जी को सपोर्ट करने की बजाय आपने एक क्रिकेटर को गुजरात से लाके वहां पे टिकट दे दिया। वहां पे आप देख लें, बिहार में आप देख लीजिए। और मैं कन्हैया की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जेएनयू में हमारे जूनियर रहे, इसलिए इसमें कोई कांग्रेस के प्रति कोई आक्षेप नहीं है। जो जमीनी स्थिति है, और ये बात एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनकी कंपल्सन है। लेकिन आप देख लीजिए बात, बीजेपी में भी ऐसा नहीं है भीतरघात नहीं है या ये नहीं, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन उसको मैनेज कर रहा है। पॉलिटिक्स में आप व्यवहारिकता से मैनेज भी करें। और ये चीज आप देखिए रायबरेली और अमेठी से आप देख लीजिए, क्यों देर होना चाहिए भाई? एक आम जनता के नजर में। रुकिए एक मिनट, रुकिए सज्जन जी रुकिए। ज्योति बाबू सिर्फ इसी पे एक सवाल ले लूं आपसे, और कुछ मत बोलिएगा प्लीज। रायबरेली अमेठी में आप क्यों देरी कर रहे हैं अनाउंस करने में? आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जो कैंडिडेट को हम लोग जो सोच रहे हैं जिसके बारे में, हम उसके बारे में भी अभी, चूंकि अभी फर्स्ट फेज में नहीं था, मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि हम लोग फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज किसके बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? अब देखिए ये सवाल एक प्रवक्ता से आप पूछ रहे हैं। हमारा एक आपको बताया कि एक हमारा उसका एक इशारे में बता सकते हैं, डिसाइड क्या है, इशारे में बता सकते हैं। एक मजबूत कैंडिडेट जो बीजेपी को जो हरा सकता है, वहां से भगा सकता है। जो अरे ये तो आप हमेशा ये ऐसा कोई यहाँ पे बैठे बोलेगा कि मैं कमजोर प्रत्याशी उतारूंगा? ये तो बहुत जल्दी। अच्छा गांधी परिवार से लड़े कोई? प्रियंका जी लड़ेंगी क्या रायबरेली से? देखिए ये तो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का डिसीजन होता है, स्क्रीनिंग कमेटी का डिसीजन है। वहां से जो नाम आएंगे वो नाम पर स्क्रीनिंग कमेटी जो डिसाइड करेगी, और सेंट्रल इलेक्शन डिसाइड होगा। तय नहीं है अभी तक, कपिल जी देख रहे हैं, तय नहीं है। आपने टिकट दे दिए, अभी तय नहीं है कि रायबरेली और अमेठी जो घर हैं उनके, वहां से भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं। संशय की स्थिति बनी हुई है कि किसको लड़ाएं। गलत लाइन है। नहीं देखिए, बहुत सीधी बात सर, जिसमें आप 40-50 साल से जो आपकी घरेलू सीट, वहां तो आप पहले दिन बोल देते कि यहाँ से प्रियंका जी लड़ेंगी। कपिल जी की पार्टी मना कर देती क्या कि नहीं ये वाली सीट डिस्कस करेंगे हम? करती नहीं ना। कपिल जी करते क्या? आप डिस्कस करते कि नहीं पहले और रायबरेली डिस्कस करेंगे हम कि वहाँ से कौन लड़ेगा। वहाँ से किसी को भी लड़ाओ आप, तो आपके लिए छोड़ रखी उन्होंने जवानों से, जब समझौता नहीं तब भी। कपिल जी देखिए, उस सीट की ये हनक है कि आप इतनी क्वेरीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की पोजीशन वहां बहुत मजबूत है। और मैं आपको दूसरी भी चीज कह रहे हैं, जब हमारा इनके गठबंधन नहीं भी था तो भी वो दो सीटें ऐसी थी जो हम नहीं लड़ते। और तीसरी बात आपको कह दें कि हम लोगों ने इनको टिकट नहीं दिया। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोगों की आपसी तालमेल में एक दूसरे का टिकट होता है, इसलिए सभी टिकट कांग्रेस को प्राप्त हुए और सभी टिकट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को प्राप्त। हम लोग में कोई बड़ा और छोटा नहीं, सब बराबर का है। एक चीज इसको क्लियर कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया का गठबंधन है जिसकी 5 मीटिंग 6 मीटिंग होने के बाद ये सारी चीजें हो। हम एनडीए नहीं है तानीशाह लोगों का दल, जिसकी एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग तक नहीं तय हुई और सारे दल मिल करके एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चुने, एक व्यक्ति ने स्वयं अपने आप को घोषित कर। तो वहां तमाम चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र को कमजोर करते हैं मोदी जी।
और उन्होंने क्या कह दिया कि हमने एक एक सीट राजभर और इनको संजय निषाद और सबको दे दिया और वो काम खत्म हो गया। वो उनसे आपने कभी पूछा कि आप लोग संतुष्ट हो? तो वो विद्रोह कर देना। निषाद पार्टी तो खुद ऐलान कर रही है, अभी चंपा देवी पार्क गोरखपुर के अंदर उन्होंने कहा कि हम कुछ जगहों पे फ्रेंडली फाइट करें। नहीं, मैं कपिश जी, मेरा तो मूल प्रश्न यही हमेशा रहता है कि राजभर जी को और निषाद जी को विद्रोह कर देना चाहिए। मैं कल 1 घंटे का शो करूंगा इस पे, नहीं कर पाएंगे वो। उनको भी मालूम है कि उनकी हैसियत क्या है, आपको भी मालूम है सर। नहीं, अभी प्रैक्टिकल बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे। सबको अपना अपना पता है कि मेरे क्षेत्र में मेरी कितनी हैसियत है, मैं कितनी सीटें जीत सकता हूँ, मेरे कितना पहुंच है, सबको मालूम होता है। मैं एक चीज साबित कर दूं। मैं क्यों कह, देखिए ये जनता पार्टी को इन छोटे दलों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वो 150-60 सीट में समेट जाएंगे पूरे देश के अंदर। इसलिए उन्होंने 41 दलों की बैसाखी लगाई, बड़ी स्वेच्छा से भी लगाई, और ऐसे दलों की लगाई है जिनका नाम पता कोई नहीं जानता, वो स्वयं नहीं जानता। सपा कितनी सीट जीतेगी यूपी में? सपा कितनी जीतेगी यूपी में सर? हम तो 80 में 80 हराएंगे। 80 में 80 आप जीत लेंगे पूरी? हम 80 में 80 हराएंगे। ओके, और ये दावा जो हम लोग 80 हराएंगे, बिल्कुल जैसे वो 80 में 80 जीत रहे हैं। अरे वो तो आप लोग मानते नहीं उनकी बात, तो आपकी बात वो क्यों मान लेंगे? मत माने, हमारी बात नारा है, मतलब नारा है, नारा है ये, मतलब नारा तो तमाम उन्होंने करे 15 लाख तो अपनी बात का आप ही गिरा रहे हो सर। और देखिए आज तक जो है प्रधानमंत्री जी का अपना गांव उनके गोद में रह गया। जी अपनी बात को गिरा रहे हो। प्रेम कुमार जी देख रहे हैं आप, कांग्रेस, देखिए आप लोग इस बात पे पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको सर में सीरियसली फाइट करनी है, लड़ना है, तो आपके, अब जैसे कपिल जी ने कहा मैंने उनको 17 दे दिए, वो देखें अपना काम देखें, ऐसे थोड़ी काम चलता है। अरे हमने ये कहा, हमने कहा 80 में 80 वो लड़ रहे हैं और 80 में 80 हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस और सपा में कोई भी टिकट बटा नहीं हुआ। हमने तो यहाँ तक कहा कि हमने इनको कोई टिकट 17 नहीं दिया है। हाँ। ये 17 कमेटी है जिसने मिल करके दिया है। हम ना यहाँ बड़े हैं ना हम यहाँ छोटे, हम दोनों बराबर के सहयोगी हैं। किसी भी रथ को चलने के लिए दोनों पहियों का। जी बताइए भाई, सब बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पता नहीं क्यों बेमतलब में लड़ाई लगवाने पड़े रहते हैं, और आप भी उसमें ना घी डाल में आग लगाते रहते हैं। अभी लाइन नीरज जी एक बात जो चर्चा में आ रही थी कन्हैया कुमार को लेके या पप्पू यादव को लेकर के, राजनीति की एक रियलिटी समझनी चाहिए कि बहुत सारे गठबंधन के बावजूद अपने अपने राजनीतिक दलों के हित भी होते हैं। लोकसभा चुनाव होता है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होता है। पहले भी कन्हैया कुमार को एस्टैब्लिश करने को लेकर के आरजेडी को एक संशय रहा है, और वो किसी न किसी तरीके से एक शर्त के रूप में ऐसा कुछ कर देते हैं कि कन्हैया कुमार को जीत ना पाए या खड़ा ना हो पाए, और वो चीजें खत्म नहीं हुई। चाहे पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, बिहार में मजबूत जमीनी आधार रखते हैं, और इससे उनके सहयोगी दल को भी डर लगता है। लेकिन ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल पाएंगे, ये सच है। पर ये 1-2 केस से इंडिया गठबंधन का भविष्य तय नहीं होता, ये भी उससे बड़ा सच है, इसको भी समझना पड़ेगा। आज बिहार में 40 सीटों में बाकी सभी सीटों पर अलायंस हुआ है। ये तय हो गया कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी। फिर भी अगर कोई कहे कि कोई अलायंस ही नहीं है, तो ये बात तो झूठी है ना। अलायंस तो है, उसके कुछ अपवाद स्वरूप केसेस हैं जिसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ये सच्चाई है। जी प्रेम कुमार जी, ये चुनाव थोड़ा अलग है इस बार का। एक एक सीट, एक एक वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा हूँ जी, दोनों तरफ के आप देखिए, इनको भी देखिए उनको भी देखिए, सब एक एक जगहों पे फोकस कर रहे हैं ना। तो एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मत कहिए सर, एक से बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने फर्क नहीं पड़ा, एक सीट से भाजपा की सरकार गिर गई थी। 1, 2, 3 सीट से इंडिया गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ये बात कर। इंडिया गठबंधन पे फर्क पड़ेगा 1-2 सीट से। सर क्या बात कर रहे हैं आप? गठबंधन तो इंटैक्ट है ना, 1-2 सीट में डिफरेंसेस नहीं इंटैक्ट है सर। 100% ना 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 ना, ये सब आप 1989 याद कर लीजिए ना, थ्योरेटिकल बातें हैं सर। एक एक सीट पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप एक एक सीट पे ऐसे मनमुटाव के साथ टिकट बांट रहे हैं, मेरा कहना है कि खुल के बात हो जाए, तय हो जाए, उसमें किसको देना किसको नहीं देना ये अलग उनका अपना मैटर है, लेकिन ये मनमुटाव नहीं चलता रहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इतने बड़े गठबंधन में सिर्फ 2-3 सीटों की बात हो रही है, तो गठबंधन की सफलता है।
ये विफलता नहीं, नहीं दो है। तीन नहीं है सर, 2-3 में तो हम लोग यहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको 25 सीटें गिनाऊं अभी कहो तो, कहाँ कहाँ बवाल चल रहा है। बोले ज्योति जी। ये गठबंधन का भी गिनाइए ना तो बैलेंस समय साफ रहेगी। वहां देखिए हम हमेशा नीरज जी इंडिया देखिए गठबंधन के बारे में उनकी कमियों पर चर्चा करते हैं। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ नीरज जी देखिए, आप एनडीए के ईमानदारी से आप सोचिएगा, ईमानदारी से अगर वो बहुत मजबूत रहते तो 100 150 सीट इनको टिकटें काटनी पड़ रही है, और देना किनको पड़ रहा है? सारे यहाँ के लोगों को। और मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि दल बदलू नेताओं की जीत का औसत 49% से घटकर 15% हुआ है। अगर इस पेपर का मैं हकीकत जान लूं, पेपर एक प्रतिष्ठित पेपर है, क्योंकि चैनल पर है तो नाम नहीं ले सकता मैं। अब ये बताओ, ये सारी चीजों को आकलन करोगे तो 200 से नीचे आ जाएंगे एनडीए। कहां जीत पाएंगे? अंदर से इतने डरे हुए हैं मोदी जी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंडिया सही बता रहे हैं ज्योति जी समय समाप्त हो रहा है। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि चुनाव की जब तारीख का ऐलान हो गया है, बिल्कुल अब पर्चा भरने का एक पहले चरण का समय खत्म हो गया है, तब ये सब बातें ना जो नहीं करनी चाहिए कि देखो 100 में निपट जाएगी। वो अपनी जीत के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बार बार दोबारा कह रहा हूँ कि इस समय नैतिकता की बहस आप करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस समय नैतिकता की बहस मत करो आप। कोई पार्टी इस समय नैतिक बहस नहीं कर सकती, क्योंकि नैतिकता की बहस आप करेंगे तो आपको केजरीवाल में स्टैंड लेना पड़ेगा, बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो छोड़ो, आप इस समय जीत के लिए आप क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण वो है, वही चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। उनके यहाँ विद्रोह हो जाए तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज्योति बाबू समय एकदम खत्म हो गया है, अभी ये चर्चा चलेगी लंबी, 3-4 जून तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।